हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी IQ IAS हिंदी पर। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण घटना के बारे में। जैसा कि आज आप देख ही रहे हैं, 21 अप्रैल 1526 यानी कि आज से पूरे 500 साल पहले एक युद्ध हुआ था। एक घटना हुई थी जिसने भारत के इतिहास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया और बड़े स्तर पर बदलाव लाने की कोशिश की। यानी कि कह सकते हैं कि उसने भारत के इतिहास को बदल दिया था। कैसे कब हुई थी वो घटना, अब आप समझ गए होंगे। 1526 21 अप्रैल, पानीपत का युद्ध। यस दोस्तों, आज से पूरे 500 साल पहले पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर ने भारत के इतिहास को बदल के रख दिया। और सोचिएगा, लगभग 300 साढ़े 300 साल पुरानी जो दिल्ली सल्तनत की व्यवस्था थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। और क्या आप लोग बिल्कुल विश्वास करते हैं कि लाखों की सेना के सामने मात्र 12,000 सैनिकों ने यह बदलाव किया था? मात्र 12,000 सैनिक, ज्यादा भी नहीं। सोच लिया। तो आज मैं इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहा हूं कि वो इतिहास कैसे बदला गया, वो कौन से फैक्टर थे जिसने इस इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश की। आज हम खड़े हैं, सोचिएगा, 2026 में। 500 साल पहले यह घटना घटित हुई थी। और पानीपत के इस युद्ध ने भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, भारतीय जो इतिहास है, बहुत सारी चीजों को उसके बदल करके रख दिया था। आखिर क्यों, कैसे और किस तरीके से हुआ था, मैं हर पहलू को आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी जो आपको यूपीएससी, प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि आज से स्टडी IQ IAS आप लोगों के लिए सिविल सर्विसेज डे के उपलक्ष्य में 50% ऑफ का एक ऑफर दे रहा है, जिसमें आप सोचिएगा, सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, उसके माध्यम से अगर आपको 50% डिस्काउंट आपको मिल जाए, और वो भी सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट पर। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लीजिए। अब मैं पढ़ाता हूं भारतीय इतिहास यानी कि इतिहास, तो हिस्ट्री ऑप्शन अगर आप लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि 300 प्लस नंबर आपको आसानी से आ जाएं, तो आप 300 प्लस के लिए मेरे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अभी इसका फायदा उठा सकते हैं MK लाइव कोड के माध्यम से। और ये जो डिस्काउंट ऑफर है आपको केवल 24 तारीख तक के लिए मिल रहा है। दूसरा, GS के लिए आप लेना चाहते हैं तो कोई भी कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में, बाइलिंगुअल, स्टेट PCS या कोई भी कोर्स या ऑप्शनल कोई भी, 50% डिस्काउंट है ये। साथ के साथ इसमें एक आपको सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिल रहा है 50% डिस्काउंट के साथ में, कि इस साल का जो 88th रैंक होल्डर है उससे आपको पर्सनल मेंटरशिप लेने का एक बेहतरीन फायदा मिलेगा। सोचिएगा, फ्री मेंटरशिप बाय रैंक 88। सोचिए, सेलेक्टेड IAS ऑफिसर आपको गाइड करेगा, आपकी क्वेरीज सुनेगा, आपको पूरा मौका देगा, पूरा ध्यान से सुनेगा और आपके लिए रणनीति भी बनाएगा, बहुत सारी चीजें जिससे आप चल करके उनकी तरह आप भी सफल हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 24 तारीख तक फटाफट इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप रहना चाहते हैं, मेरी गाइडेंस में रह करके तैयारी करना चाहते हैं, तो फिर MK लाइव कोड लगाना भूलना मत। और किसी तरह का कोई भी डाउट होता है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे मेरे मेल ID और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और कोड MK लाइव जरूर लगाइएगा। ओके, और क्लास की PPT और अन्य चीजों के लिए आप मेरे इस वार कोड को स्कैन कर सकते हैं, सीधा डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा जिस पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई थोड़ा सा बाबर के बारे में जान लें कि बाबर कौन था, कौन नहीं था। क्योंकि युद्ध तो हुआ था, नो डाउट, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, पानीपत के मैदान में हुआ था। आज ही के दिन 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, 500 साल एग्जैक्ट पहले। और अब तक जिस समय हम लोग वीडियो देख रहे हैं उस समय तक तो सोचिए इसका रिजल्ट भी आ चुका था। मात्र आधे दिन में युद्ध जीत लिया था। 12,000 के सैनिकों ने 1 लाख की सेना को हरा दिया था। देखिए, बाबर का पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और बाबर का अर्थ होता है बाघ या साहसी, यानी ब्रेव, टाइगर।
और यह सोचिएगा दो वंश से संबंधित है। इसके पिता जो थे उमर शेख मिर्जा, उमर शेख मिर्जा जो थे तैमूर के पांचवें वंशज थे, और मां जो थी मां कुतलुग निगार, कुतलुग निगार वो थी चंगेज खां की 14वीं वंशज। सोचिए दो वंश का इसमें रक्त है, और दोनों उस समय के सबसे बड़े योद्धा माने जाते थे अपने अपने समय के, उनका वंशज है। और बहुत ही कम उम्र में 12 साढ़े 12 साल की उम्र में जब इसके पिता की मृत्यु हो गई तो फरगना का यह शासक बना। 14 फरवरी को इसका जन्म हुआ था उमर शेख मिर्जा, और फरगना का ये बात 12 साल की उम्र में, 12 वर्ष की उम्र में फरगना का शासक बना, का शासक। ओके, क्लियर है। लेकिन इसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। इसके अपने परिवार के लोग ही इसके दुश्मन थे। इसके चाचा वगैरह जो थे वो बड़ा दुश्मन थे। ये बड़ा संघर्ष में ये इसका जीवन रहा है। लगातार संघर्ष करता रहा, कभी फरगना, कभी काबुल, कभी कंधार, कभी समरकंद, इधर से उधर भटकता ही रहा। हां, कुछ कुछ समय पर इसने काबुल कंधार पर कब्जा भी किया, लेकिन वो भी छूट गए, ये इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे जाकर कहते हैं ना कि डेस्टिनी कुछ और करवाने के लिए हमें मौके देती है, और कभी कभी हमें वो मौके बनाने भी पड़ते हैं। तो समझ लीजिएगा कि बाबर उसी तरह का व्यक्ति है जिसने मौके बनाए। किस तरीके से बनाए, किस तरीके से नहीं बनाए, अब आप समझ लीजिएगा कि इसका अट्रैक्शन था, वो था आपके भारत की तरफ। अपने जीवन में ये देखिएगा फरगना का शासक बना, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अपने परिवार से इसकी बड़ी समस्या थी। समरकंद ये कभी समझिएगा चंगेज खां की राजधानी थी, सॉरी तैमूर की राजधानी, तैमूर की राजधानी थी। तो इसने कोशिश की कि चलो अपने वंश की राजधानी पर कब्जा किया जाए, और यह आक्रमण करने पहुंच गया समरकंद पर। लेकिन यहीं पर उज्बेक सरदार थे, उज्बेक थे सैवानी खां, सैवानी खां, उन्होंने इसे हरा दिया। हरा दिया तो सोचिए अपना क्षेत्र भी इसके हाथ से छूट गया। यानी कि कंडीशन यह हो गई कि पूरे क्षेत्र से इसको भागना पड़ा, और भाग करके फिर किसी तरीके से भागते 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 1504 में इसने काबुल को जीत लिया, 1504 में। लेकिन काबुल को जीतने के बाद काबुल की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, बहुत आसान नहीं थी। यानी कि देखा जाए तो अफगानिस्तान में इसके सामने कई सारी समस्याएं थी, कई सारी समस्याएं। वहां पर उसका जीवन कठोर था, कठोर जीवन था। कैसे? क्योंकि यहां की जो अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था वो कमजोर थी। यहां पर उत्पादन ज्यादा होता नहीं था, उद्योग धंधे ना के बराबर थे। यानी कि कहा जाए कि संसाधन बहुत कम थे, और पूरा का पूरा पहाड़ी जीवन था, पहाड़ी क्षेत्र था, ज्यादा कुछ पैदा होता नहीं था। पहाड़ी क्षेत्र है तो पहाड़ी क्षेत्र में उत्पादन भी समस्या है एक बहुत बड़ी। तो ये इसको एक संघर्ष का जीवन मिला। अब यहीं पर रहकर के इसको एक प्रेरणा मिली। प्रेरणा कैसी? भारत पर आक्रमण की, कि चलो भाई भारत पर आक्रमण किया जाए। और ये कहानियां, किससे कहानियां इसने अपने पूर्वजों सुने हैं। चंगेज खां भारत को इतना लूट, वो तैमूर इतना लूट के लेके गया ही था। उससे पहले सोचिए कितने सारे लोग आए थे, गजनबी, गौरी, ये सब लोग भारत पर आए और लूट करके लेके गए थे। तो समझ लीजिएगा कि भारत की धन संपत्ति पर इसकी नजर थी कि चलो यहां से हम ये लूट करके ला सकते हैं, अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है ना, पहली चीज। दूसरा कारण एक और भी था कि भाई यहां से भारत में एक साम्राज्य की स्थापना की जा सकती है। साम्राज्य
बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है कि पंजाब पर इसके पूर्वजों का नियंत्रण था। इसके पूर्वजों का नियंत्रण पहले से ही पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में था, तो उसको यह जीत करके अपने क्षेत्र में लाना चाहता था। और पंजाब लाहौर का जो क्षेत्र है तुलनात्मक रूप से मैदानी इलाका है, तो एक अच्छा क्षेत्र इसको मिल जाएगा। तब तक इसने दिल्ली विल्ली के बारे में ज्यादा सोचा नहीं था। इसका उद्देश्य था कि पंजाब के आसपास का क्षेत्र जो है, ये यहां से ये नदियों वाला जो क्षेत्र है, मैदानी इलाका, इसको मिल जाएगा ये जो क्षेत्र है। तो इस तरीके से इसको सारी चीजें फेवरेबल कंडीशन में मिल जाएंगी। तो इसको ध्यान रखा, केवल लूट की इच्छा नहीं थी, साम्राज्य की भी इच्छा थी इसकी। ठीक है ना, यह कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन एक और भी थी, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। भारत की जो राजनीतिक स्थिति है, राजनीतिक स्थिति स्थिति वो अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। तो यह भी एक आकर्षण का बहुत अच्छा कारण था। यह देख तो रहा था कि भारत में बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। कैसे नहीं है उसको मैं बता देता हूं कि अच्छी क्यों नहीं थी। देखिए, उसके पीछे रीजन था। देखिए, भारत में इब्राहिम लोदी का शासन था। इब्राहिम लोदी का शासन है, और इसका शासन सोचिएगा कठोर नियंत्रण वाला है, कठोर नियंत्रण है। और इसकी वजह से, कठोर नियंत्रण की वजह से केंद्र जो है यह कमजोर है। बेशक यह कठोर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन केंद्र कमजोर हो चुका है। दूसरी तरफ प्रांतीय गवर्नर जो है, प्रांतीय गवर्नर वो विद्रोही हो रहे हैं। विद्रोही कठोर नियंत्रण की वजह से बड़े परेशान हैं इब्राहिम लोदी की नीतियों की वजह से, क्योंकि उनका अपमान किया जाता था, चाहे दौलत खां लोदी हो, चाहे आलम खां लोदी हो, या कोई और भी हो। तीसरा, इब्राहिम लोदी बेशक अफगान है, लेकिन अफगान सरदार भी असंतुष्ट है। सरदार असंतुष्ट है, यह समझ लेना। यह भी बड़ी बुरी स्थिति है। कारण है कि जो इसका बाबा था, यानी कि दादा बहलोल लोदी, उसने सबके साथ मेलजोल की एक नीति बनाई थी, सबके साथ मेलजोल करके, जिसमें वो अपने आप को मसनदे आली कहता है और सबके साथ जमीन पर बैठता है। लेकिन इब्राहिम लोदी सबके साथ बुरा व्यवहार करता है। ठीक है ना, यह कंडीशन थी। और इस तरीके से देखा जाए तो इनमें कौन कौन है? एक है इसका चाचा आलम खां लोदी, आलम खां लोदी। दूसरा आपका पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी। तो ये इस समय की इसकी चीजें हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, आंतरिक कलह की स्थिति है, अमीरों में असंतोष है। और सोचिएगा, एक चीज इसके फेवर में और हुई थी, कह सकते हो कि राजनीतिक विखंडन की जैसी स्थिति है। और एक चीज और थी कि इसे आक्रमण के लिए बुलावा दिया गया, आक्रमण हेतु इसको बुलावा दिया गया। अब इसके अनुसार देखा जाए, बाबर के अनुसार, बाबरनामा के अनुसार देखा जाए, तो इसे दो लोगों ने बुलावा दिया था। एक, दौलत खां लोदी ने अपना बेटा भेजा, दौलत खां लोदी ने अपना बेटा दिलावर खां लोदी को भेजा कि जाओ, क्योंकि इब्राहिम लोदी से अब हमको निपटने की जरूरत है और यह काम बाबर कर सकता। और दूसरा, राणा सांगा, राणा सांगा। और इसकी चर्चा केवल बाबर करता है, केवल बाबरनामा में इसकी चर्चा है, बाकी कहीं इसकी चर्चा नहीं है। और वो बाबरनामा में कहता है कि राणा सांगा का दूत आया था आक्रमण के बुलाने के लिए, और वो साथ देने के लिए भी तैयार थे, लेकिन जब उसका पानीपत का युद्ध हुआ तो राणा सांगा ने उसको धोखा दे दिया। ये जिक्र, इसका कंसेप्ट इसमें आया था। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम चीजों को देख सकते हैं, सारी चीजें हुई।
तो कुल मिलाकर के इसके फेवरेबल कंडीशंस बन गई कि भाई यहां से हट करके अब ये इधर आक्रमण करे, और उसने फिर मौके की नजाकत देखते हुए भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई। यानी कि मध्य एशिया में असफल हो गया। ये रहा, देखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र है, इनकम कम है, सेना का खर्च ज्यादा है, इसलिए बड़ी समस्या आ रही थी, जो उसके अपने देश की समस्या है। भारत का आकर्षण है सोना चांदी, अपार संसाधनों वाला देश, विशाल उपजाऊ भूमि और स्थायी साम्राज्य की संभावना। यह उसकी कंडीशन थी, जिसकी वजह से भारत पर आक्रमण करने की उसने योजना बनाई थी, और सपोर्ट तो उसको मिला ही था। यह रहा सपोर्ट कि टूटती हुई दिल्ली सल्तनत, कैसे अफगान अमीरों के बीच में गहरा असंतोष था। दौलत खान लोधी पंजाब गवर्नर, मेवाड़ का राणा सांगा, दोनों के द्वारा बाबर को दिल्ली पर हमले के लिए बुलावा दिया गया। यानी कि आंतरिक कहले ने उसको विदेशी आक्रमण को मौका दिया था, आइए और हमारे ऊपर आक्रमण खोलिए कीजिए, यानी कि उन्होंने खुद दरवाजे खोले थे। लेकिन ध्यान रखना, राणा सांगा का कंसेप्ट केवल और केवल बाबरनामा में जिक्र किया गया, बाकी किसी अन्य किताब में कहीं और किसी भी स्तर पर इसका चर्चा नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात कि अब ये जो आक्रमण हुआ था दोस्तों, ये आक्रमण अचानक नहीं हुआ था। इट वॉज नॉट सडन अटैक। ये आक्रमण एक अचानक नहीं था, बल्कि इसके कई सारे सुनियोजित अभियान थे। 5 चरणों में इसका आक्रमण हुआ था, अलग अलग समय में। 1 2 3 4 5 6 5। और पानीपत का जो युद्ध था वो 5वां आक्रमण था। कैसे, ये देखिएगा। सबसे पहले इसने जो आक्रमण किया था, इसकी पृष्ठभूमि वो पहले ही बना चुका था। पहला आक्रमण किया था 1519 में, जब बाजौर और भेरा के क्षेत्र में इसने आक्रमण किया था, और यहीं पर आक्रमण में उसने अपने तोपखाना का प्रयोग किया था। तोपखाना यानी कि बारूद का पहला प्रयोग, बारूद का प्रयोग, इसको नोट कर लीजिएगा। पहला आक्रमण कहां हुआ। अगली बार 1520 में उसने सियालकोट अभियान किया। 1521 में पंजाब में अपनी स्थिति मजबूत की, पंजाब के क्षेत्र में। फिर 1524 में लाहौर तक विस्तार किया, दौलत खां से संपर्क हुआ, दौलत खां ने अपने बेटे दिलावर खां को भेजा आक्रमण के लिए। यह 1524 की घटना है। और फाइनल जो हुआ था, फाइनल वर्डिक्ट जो है पानीपत का युद्ध, वो तो फिर अंतिम निर्णायक युद्ध था। ठीक है ना। इसका मतलब है इस आक्रमण से पहले ही वो पंजाब के क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था, बस फाइनल अटैक करना बाकी था। अब ये ध्यान रखना, अब यहां पर शुरू होता है बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, जिसमें बाबर जीतता है, इब्राहिम लोदी हारता है। यह तो पानीपत का युद्ध हुआ 21 अप्रैल को। लेकिन आपको क्या लगता है कि बाबर इसलिए युद्ध जीता कि वो शक्तिशाली था, बहादुर था? नहीं दोस्तों, बल्कि वो इसलिए जीता कि भारत अंदर से कमजोर था। यानी कि दिल्ली सल्तनत अंदर से कमजोर थी। यानी कि देखिएगा, अगर मैं यहां पर चर्चा करूं कि ये जीता, ठीक है जीता, इसलिए नहीं कि ये शक्तिशाली था। शक्तिशाली बोले नहीं, ये शक्तिशाली नहीं था। और ये हारा इसलिए नहीं हारा कि ये कमजोर था। कमजोर था बोले नहीं, कमजोर नहीं था, बल्कि दिल्ली सल्तनत कमजोर थी। कमजोर थी, इसकी रणनीति कमजोर थी। इसकी रणनीति कमजोर थी, इसलिए ये हार गया था। बात समझना। बाबर की सोचिएगा सेना कोई खास नहीं थी, जबकि इसकी सेना 1 लाख की सेना, और कहते हैं कि 1000 हाथी इसके पास थे। यानी कि देखा जाए तो इसके पास मात्र 12,000 सैनिक हैं। 12,000 सैनिक, और इसके पास 1 लाख प्लस सैनिक हैं। तो सैनिक रूप से यह कमजोर नहीं था, शक्तिशाली था। फिर यह कैसे जीता? यही चीज है यहां मैं आपको बता दे रहा हूं कि इसके पास सेना देखी जाए तो इसके पास 12 से 15,000 सैनिक है, और इसके पास 1 लाख की विशाल सेना।
लेकिन बाबर के पास जो था वो किसी के पास नहीं था। बाबर के पास थी ऑटोमन तोपखाने की तोपें और बंदूकें, तोपें बेसिकली, बारूद, ये रही चीजें, और ये इसके पास जीरो था। यानी कि देखा जाए तो इसके पास तकनीक मामले में ये बिल्कुल शून्य है। टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी इसके पास। हाथियों की संख्या देखी जाए तो इसके पास कम से कम 1000 हाथी है और इसके पास एक भी हाथी नहीं है। पहली बार तो यहां हाथी देख रहा है वो ढंग से। और शासन की परंपरा देखी जाए तो यहां पर विखंडित शासन है, असंतुष्ट अमीर हैं, और यहां पर केंद्रीकृत बाबर के हाथ में सब कुछ व्यवस्था है और अनुशासित सेना है। अनुशासित सेना है। इट वॉज द रीजन। इसका मतलब क्या था, अब जो मैं आपको बता देना चाह रहा हूं वो आप समझ लीजिएगा। सबसे बड़ी चीज है बाबर की, यहां पर बाबर की जो रणनीति थी वो बहुत शक्तिशाली रणनीति थी। बाबर की रणनीति बहुत शक्तिशाली थी। ऐसी शक्तिशाली रणनीति इब्राहिम लोदी की नहीं थी। दूसरा, उसके पास एक तुलगमा नीति थी। तुलगमा नीति, युद्ध की नीति, ये रही तुलगमा नीति। वो भी मैं बताऊंगा क्या होती है, कैसे होती है। ठीक। तीसरी थी उसके पास अरावा नीति। अराबा नीति, यह भी मैं बताऊंगा कि क्या होती है। और तीसरा था उसके पास तोप खाना। तोप खाना, ये जो चीजें हैं ना, ये बड़ी मजेदार चीजें थी और ये चीजें किसी के पास नहीं थी। सोचना, तुलगमा नीति क्या है? इसमें सेना की छोटी छोटी टुकड़ियां बांटी जाती है, छोटी छोटी टुकड़ी। और ये छोटी टुकड़ियां, सोचिएगा, सेना को इधर से घेर के मारती हैं। आमने सामने युद्ध नहीं होता। आमने सामने तो सेना थोड़ी सी दिखाई देती है, बाकी छोटी छोटी टुकड़ियां पीछे से जाती हैं, इधर से घेरने की कोशिश करती हैं ये। और सोचिएगा, वो चारों तरफ से इनको घेरने की कोशिश करती हैं। सामने वाला घबरा जाता है, कहां कहां से सेना आ रही है। और ये घेरने की नीति सामने वाली सेना को पूरी तरह पागल कर देती है। वो उसकी रणनीति काम ही नहीं कर पाती। और ये मध्य एशिया की सीखी हुई रणनीति थी, तुलगमा पद्धति। लोग समझते हैं तुलगमा पद्धति जो है तोप खाने की है। नहीं बेटा, तुलगमा पद्धति तोप खाने की नहीं है। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस नीति ने दुश्मन की सेना को घेरा। दुश्मन की सेना को घेरा, ये रहा, घेर लिया। दूसरी है अरावा नीति। अरावा नीति क्या है? ये रही अरावा नीति। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी के आगे तोपखाना और उसके पीछे सेना, ये रही। इसको अराबा नीति कहते हैं। यानी कि एक तरीके से ये आपकी डिफेंसिव लाइन है। डिफेंसिव लाइन, यानी कि सामने वाला आक्रमण करने आएगा तो तोपें उनका स्वागत करेंगे और उसके पीछे बैलगाड़ियां हैं। आप कैसे लड़ झगड़ के आगे उसके सेना तक पहुंचोगे? सेना को लड़ना ही नहीं है, सेना की टुकड़ियां तो घिर रही हैं। ये रही, यानी कि आपकी सेना को सुरक्षित रखने की एक टेक्नोलॉजी ये रही। आप पहुंच ही नहीं पाओगे। और तीसरा है तोपखाना, ये रहा। और तोपखाना यानी कि जो कभी इन लोगों ने देखा ही नहीं। इसने पूरी युद्ध की जो प्रकृति है, युद्ध की प्रकृति बदल दी। बदली कैसे बदली? जब तोपखाना के युद्ध को कोई भी सैनिक, कोई भी हाथी आज तक आजमाया नहीं, तो अचानक जब तोप के गोले चलेंगे तो 1000 घोड़े बिदक जाएंगे, 1000 हाथी बिदक जाएंगे, अफरा तफरी मच जाएगी। समझ लेना। तो इस तोपखाना जैसे ही चले, इनके गोले जाकर के हाथियों पर जाकर लगना शुरू हुए। हाथी इधर से उधर भागना शुरू, पूरी सेना भड़बड़ा गई। पूरे हाथी भड़बड़ा गए, अपनी सेना को कुचलने लगे। अब चाहे 1 लाख हो या 2 लाख, अगर उस दिन 2 लाख भी होते तो भी हो सकता है कि इब्राहिम लोदी तब भी हार जाता। अपनी सेना को कुचल के भागने लगे। और इसके जो कहा जाए विद्वान थे, इसके जो कूटनीति थे, इसके विद्वान, इसके विशेषज्ञ कह सकते हैं,
उनका नाम जरूर याद रख लीजिएगा, उस्ताद अली, उस्ताद अली और मुस्तफा अली। ये दो लोग हैं जिन्होंने इस नीति को अपनाया और सोचना मात्र आधे दिन में युद्ध जीत लिया इन्होंने। हाथी डर गए, सेना को कुचलने लगे, भागने लगे, अफरा तफरी मच गई, खुद की सेना भागना शुरू कर दी। इस तरीके से यह हुई। तो देखिए, यह है तुलगमा नीति, जिसमें सेना को इधर से घेर करके मारा जाता है, यूं यानी कि चारों ओर से घेराव की मध्य एशिया की घुड़सवार युद्ध नीति है। विशाल शत्रु की सेना को संकरी जगह पर फंसाना, आगे बढ़ने का रास्ता न देना और घेर लेना उसको। और यह है अराबा नीति, तोपखाना, जिसमें आपकी बैलगाड़ियां हैं, उसके आगे तोपें लगी हुई हैं और सोचिए आप उनको क्रॉस करके आप जा ही नहीं सकते, आसानी नहीं है, वो पहले ही कुचल देंगे। 700 गाड़ियों को रस्सियों से बांधकर बनाई गई अभेद्य दीवार, ऑटोमन तोपखाना, उस्ताद अली और मुस्तफा खां का यह बेहतरीन संयोजन था उनका और अचूक निशाना, और ये जीत गए। तोप की भयंकर आवाज से लोदी के हाथी भड़क गए, दहशत में अपनी सेना को कुचलने लगे। यह हुआ और आधे दिन में ही 21 अप्रैल को आधे दिन में ही काम खत्म हो गया। कहता है कि ईश्वर की कृपा से यह कठिन कार्य आधे दिन में पूरा हो गया और विशाल सेना धूल में मिल गई। बाबरनामा में अपनी किताब में वो खुद कहता है इस बात को। बात यह आती है कि इब्राहिम लोदी क्यों हारा। मैंने अभी बताया आप लोगों को, इब्राहिम लोदी इसलिए नहीं हारा कि उसके पास सेना कमजोर थी, इसलिए हारा कि उसकी राजनीतिक कमजोरी थी। उसके अपने अमीर उसके के खिलाफ थे, उसके साथ उसका अपना कोई नहीं था। कमी उसकी खुद की थी, सैन्य रणनीति की कमी थी, सैन्य रणनीति की कमी थी, क्योंकि उसके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी नहीं थी। और तीसरी बात, कोई योग्य नेतृत्व नहीं था। बाबर जैसा कोई योग्य व्यक्ति उसके साथ नहीं था। लेकिन बात आती है कि जीत तो लिया, सब कुछ मिल गया, ये दिल्ली सल्तनत का ताज मिल गया, ठीक है ना, और 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। लेकिन क्या ये स्थायी था दोस्तों? नहीं, अभी असली संघर्ष तो उसका इंतजार कर रहा था। बाबर का सामने खड़ा था मेवाड़ का राणा सांगा, 80 युद्धों का विजेता। वो सामने अपनी सेना लेके खड़ा हुआ है और बाबरनामा में उसको वो कहता है कि इसने धोखा दिया। लेकिन उसकी सेनाएं इतना ही नहीं थी, परेशानी थी उसके सैनिकों की, बाबर के सैनिकों की, क्योंकि बाबर के सैनिक अब आगे इतनी गर्मी में युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं थे और राणा सांगा का डर तो था ही। तब जाकर के बाबर को सोचना कि दिल्ली सल्तनत तो बेशक मिल गई, लेकिन उसको बनाए रखने के लिए उसे 4 युद्ध करने पड़े। खानवा का युद्ध करना पड़ा, चंदेरी का युद्ध करना पड़ा, घाघरा का युद्ध करना पड़ा और फिर अपनी जान गंवानी पड़ी। अस्थायी साम्राज्य छोड़ के गया वो हुमायूं के लिए, कुछ कर नहीं पाए। 4 साल 4 युद्ध उसको लड़ने पड़े। यानी कि पानीपत का युद्ध सिर्फ एक शुरुआत थी, जस्ट अ बिगिनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर, नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। ये एक जस्ट स्टार्टिंग थी, संघर्ष अभी बाकी था। और लास्ट में जाकर के सबसे बड़ा खतरा राणा सांगा की चुनौती, और उसे खानवा का युद्ध लड़ना पड़ा। उसके लिए उसको बड़ी खतरनाक स्पीच देनी पड़ी, सोचिएगा। और सोचियो क्या देना पड़ा, जिहाद का नारा देना पड़ा। कई सारे कर, तमगा कर जैसी छूट देने की कोशिश की गई कि जाओ, यह कंडीशन थी। और शासन की चुनौती, 4 वर्ष के अल्प शासन में 4 बड़े युद्ध करने पड़े और प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं कर पाया। यानी कि मुगल साम्राज्य बहुत स्थिर नहीं रह पाया। लेकिन हां, बाद में जाकर के जब स्थिर हुआ, अकबर के समय में सारी चीजों की हुई, तो मुगल साम्राज्य फिर 1857 तक चला। और 1857 तक चलने के बाद में इस युद्ध ने, सोचिएगा, बड़ी भूमिका बदली, सैन्य क्रांति कर दी। हाथियों को युद्ध से हटा दिया लगभग, और उनकी जगह पर तोपखाने और घुड़सवारों की प्रमुखता आ गई। तोपखाने और घुड़सवारों की प्रमुखता इसमें आ गई। सांस्कृतिक स्तर पर सोचिएगा, दिल्ली सल्तनत में भी हिंदुस्तानी संस्कृति थी, इंडो इस्लामिक
कला संस्कृति का विकास हुआ। लेकिन प्रॉपर हिंदुस्तानी संस्कृति इसी समय हुई जिसमें मुगलों ने सामाजिक स्तर पर काफी हद तक एकता बनाए रखने की कोशिश की, प्रशासन में भारतीय शासकों को, राजपूतों को शामिल किया, ये एक बड़ी परंपरा थी। और तो और आर्थिक स्तर पर एक बृहद साम्राज्य बना करके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया गया, एक मजबूत साम्राज्य बना करके। और राजनीतिक स्तर पर एक अखिल भारतीय साम्राज्य केवल भौगोलिक स्तर पर नहीं बनाया गया, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी प्रॉपर तरीके से बनाया गया, जिसमें सभी वर्गों की भागीदारी रखी गई, विशेषकर अकबर के समय में। यह इसी समय की देन है। और कला संस्कृति को आप जानते ही हो, कला संस्कृति में सभी परंपराओं को शामिल किया गया, क्या ईरानी, क्या अफगानी, क्या राजपूत, क्या स्थानीय, चाहे वो चित्रकला हो, स्थापत्य कला हो या कोई अन्य कला हो, सारी कलाओं को इन्होंने, संगीत, नृत्य, सब कुछ अपनाया। यानी कि एक तरीके से कट्टर सुन्नी इस्लामिक परंपराओं को का त्याग किया और एक मिलीजुली संस्कृति का निर्माण किया। यानी कि शरीयत के अनुसार पूरी तरीके से इन्होंने शासन, प्रशासन, समाज, संस्कृति नहीं बनाई। हां, कुछ एक चीजें हैं जो आप कह सकते हो औरंगजेब के समय में वो जरूर हुआ। भारत में मिश्रित संस्कृति, जिसे गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं, उसकी नींव इन्होंने मजबूत की कुल मिलाकर के। और इस तरीके से ये चीजें हैं जिनको कहा जा सकता है। लेकिन इस युद्ध से हमें एक सबक तो मिलता है कि आंतरिक कमजोरी बाहरी आक्रमण से ज्यादा खतरनाक होती है। दूसरा, तकनीक की श्रेष्ठता हमेशा निर्णायक होती है। जिस देश के पास तकनीक है वही निर्णायक है। रणनीति हमेशा संख्या बल से बहुत बड़ी होती है, स्ट्रेटजी बहुत मायने रखती है, संख्या मायने नहीं रखती। परिवर्तन का विरोध हमेशा पतन लाता है। आप व्यवस्था में परिवर्तन करोगे तो लोग आपका साथ नहीं देंगे। शासन, साम्राज्य जीतना आसान है, लेकिन बनाए रखना उससे बहुत कठिन है। जैसे बाबर को रखना पड़ा, 4 युद्ध करने पड़े। और अल्टीमेट विरासत, इतिहास हमेशा जटिल और हमेशा अच्छा नहीं होता, बड़ा संघर्षमय होता है। और अल्टीमेट कह सकते हैं भूगोल, पानीपत साबित करता है कि भूगोल ही नियति है। पानीपत का क्षेत्र कई महत्वपूर्ण बदलावों का प्रतीक है। पहला, दूसरा, तीसरा। पानीपत का पहला युद्ध मुगल की स्थापना, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर की स्थापना, पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों का पतन, इनडायरेक्टली अंग्रेजों की स्थापना। अब कहोगे अंग्रेज क्यों, वो फिर कभी चर्चा करेंगे। ओके। और उसके बाद से हमने 500 साल में, 300 साल में तो हमने बहुत कुछ देखा, सुना, पढ़ा, लेकिन उसके बाद 500 साल में हम पहुंच गए हैं तोपखाने से लेकर के मिसाइल और रॉकेट तक, चांद तक, मंगल तक हम पहुंच गए हैं। बहुत बड़ी क्रांति इन 500 सालों में हमने बहुत बड़ा परिवर्तन देखा है। और इसीलिए आज भी 500 साल पहले का एक युद्ध जो साम्राज्य को बदल देता है, एक बड़ा निर्णायक युद्ध माना जाता है। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।